नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता, यह बहुत अहम बात याद दिलाई है ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने। जो बातें उन्होंने आज कही हैं उसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। दीन दुनिया में इसलिए हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी, मेरे साथी दिव्यांशु सिंह। और दिव्यांशु आपको सब कुछ दिखाएंगे, इसी बात से हम शुरू करेंगे। लेकिन दिव्यांशु से पहले जान लेते हैं, दिव्यांशु आज आप क्या क्या लेकर आए हैं दीन दुनिया में? बिल्कुल इमरान जी, थैंक यू सो मच आपका इस दीन दुनिया में मुझे साथ में रखने के लिए। मैं चाहूंगा कि एक बार में सब चीज जो चर्चा में आगे हम करने वाले हैं उन्हें एक बार टीवी स्क्रीन पर दिखा दें कि आखिर क्या क्या हमारे पास खास है। जरा उन चीजों को प्ले किया जाए। एक बार ये देखिए, जो जिनेवा में बातचीत चल रही है वो खत्म हो चुकी है, उसको भी साथ में रखेंगे। इसके अलावा ये तमाम स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से कल उन लोगों ने अपनी युद्धाभ्यास को किया, उनकी तस्वीरें भी हम आगे आप दिखाएंगे और चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा हम एक लिंडसे ग्राहम है, ये देखिए पहले यूएस के जो एयर पावर है जो मिडिल ईस्ट में फिलहाल तैनात है, वो तमाम एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके क्या कुछ खास है वो सब कुछ हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन जो है इस्माइल बाकी, उनकी तरफ से क्या कुछ बताया गया है जिनेवा में जो बातचीत चल रही है उसको लेकर। इसके अलावा लिंडसे ग्राहम एक यूएस सीनेटर हैं साउथ कैरोलिना से अमेरिका के, उनकी तरफ से खास इशारा किया गया। खास इशारा यह है कि युद्ध जो है वो किस तरीके से आगे हो सकता है और इस्राइल की क्या भूमिका है। इसके अलावा हम ये दिखाएंगे कि आखिर खामेनेई की तरफ से वो कौन सी 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं वो इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन एक और चीज, अंत में हिंदी में पूरा बयान जरूर सुनिएगा। बिल्कुल जरूर सुनवाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात, आज जो 40 दिन पूरे हुए हैं ईरान में, जो हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए थे जनवरी के पहले हफ्ते में, उसके 40 दिन हो गए हैं। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए तेहरान में। आईआरजीसी ने इस बात की कॉल दी थी और हुसैनिया इमाम खुमैनी, जो वहां पर जैसे इमाम बाड़े होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, वैसे वहां पर हुसैनिया कहलाते हैं। तो हुसैनिया इमाम खुमैनी जो बहुत बड़ा इमाम बाड़ा, जहां अक्सर इमाम खामनेई संबोधन देते हैं, आज फिर वो वहां पर मौजूद थे, ईरान के सुप्रीम लीडर। और उन्होंने एक बात, 2-3 बात जो आप हमारे दर्शकों को बताने वाले उसको हम तो रोशनी डालेंगे ही, लेकिन एक बड़ी बात कही वो ये कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं और हम शिया इस्लाम को जानते और मानते हैं। इसलिए हमें यह पता है कि हमें क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा कि 1400 साल पहले जिन इमाम हुसैन को हम मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कह दिया था, उस ताकतवर साम्राज्य के सामने भी कह दिया था कि ऐ यजीद, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यह पहला इशारा दिया है आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने आज के अपनी तकरीर में, अपने भाषण में। इसको हमने एक्सपर्ट के जरिए समझने की कोशिश की तो तमाम जो लोग हैं वो एक सुर में ये कह रहे हैं, ये सीधा इशारा है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप कितने भी बैन लगा लें, कितना भी डरा लें, धमका लें, ईरान अमेरिका के आगे झुकेगा तो नहीं। ये सीधा वो इशारा है, चाहे आप दुनिया इधर से उधर कर दें। ठीक है, इसके बाद क्या कुछ कहा वो हमारे दर्शकों को बिल्कुल अंत में हम ले जाएंगे पूरी स्लाइड को और वहां पर जाकर देखेंगे कि वो 3 बातें उनकी क्या हैं। एकदम लास्ट में स्लाइड को हम दिखाएंगे। उसमें सबसे पहले ये देखिए, युद्धपोत खतरनाक लेकिन हमारे हथियार उसे गहराई में डुबो देंगे। आपको याद होगा यूएसएस अब्राहम लिंकन, इसके अलावा यूएसएस गेराल्ड, ये 2 युद्धपोत मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए गए हैं। पहले एक तो ऑलरेडी जो मौजूद था अब्राहम लिंकन जो न्यूक्लियर पावर्ड है, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यूएसएस गेराल्ड को भी वहां पर तैनात कर दिया गया। उसी पर ये खुला चैलेंज कह सकते हैं इसको हमारे हिसाब से कि युद्धपोत खतरनाक है आपके, लेकिन हमारे जो हथियार हैं उसे पल भर में गहराई में डुबो देंगे। इसके अलावा एक अगली चीज पर चलेंगे। लेकिन यहां जब हम अगली तरफ बढ़े, एक को डिकोड करते चलते हैं। ये बात जो आज आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने कही कि तुम्हारा युद्धपोत खतरनाक है लेकिन हमारे हथियार उससे भी खतरनाक है जो उसे डुबो देंगे। उससे ठीक पहले वो कई बार अपने खिताब में, अपने संबोधन में कह चुके हैं दिव्यांशु कि आपको याद होगा ब्रिटेन के लोगों कि आपने भी एक बहुत बड़ा जहाज बनाया था और कहा था कि दुनिया में कभी भी डूबने के लिए नहीं बना है। और वो जहाज
डूब गया था समंदर में। हाँ। और वो कहते हैं अपने संबोधन में कि बस उसके बाद से ब्रिटिश एम्पायर जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, उसका पतन होना शुरू किया। आज की बात को देखिए, तुम्हारा युद्धपोत बहुत खतरनाक है, मान लिया, इतना ताकतवर है कि उससे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं होगा, हाँ। ठीक है, यह भी मान लिया, लेकिन उसको भी समंदर में डुबा देंगे। ये कह देना अपने आप में अमेरिका को दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज। पहला कि हम शिया इस्लाम को फॉलो करते हैं और हम बैत नहीं करेंगे, हाँ। वो बैत जो इमाम हुसैन ने कभी यजीद के साथ नहीं की, वो एक मिसाल दी उन्होंने। दूसरा, तुम्हारा युद्धपोत कितना भी खतरनाक हो, उसे डुबा देंगे। अब जरा तीसरी बात पर आइए। बिल्कुल। आगे देखिए, ट्रंप ने खुद स्वीकारा है 47 साल में इस्लामी गणराज्य को खत्म नहीं कर पाए। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान था जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में इस तरफ इशारा किया था कि भाई हम बहुत दिनों से चाह रहे हैं। इसको किस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो खुद स्वीकार कर रहा है, दूसरी तरफ ऐसे वक्त में इनके ये बयान आ रहा है जब पहले से ही बातचीत टेबल पर चल रही है। ये जो बात है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं स्वीकारी है। अक्सर अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो सरकारें होती है, वो अपने लोगों को कहती हैं कि हम ईरान को अब तक नहीं झुका पाए। तो इस बात को लेकर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब ने कहा कि ये आपने स्वीकार कर लिया, आपका ये कबूलनामा है कि आप ईरान को नहीं झुका सकते। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप इस बात को याद रखिए, ये किसकी तरफ इशारा था? प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ। आप से मैं कहना चाहता हूं, वो कह रहे हैं कि आप भी ईरान को खत्म नहीं कर पाएंगे, नहीं झुका पाएंगे। ये सीधा इशारा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ था कि अगर आप भी आए हैं, अभी तक के लोग तो नहीं कर पाए, आपको ऐसा लगता है कि आप कर देंगे, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी नहीं कर पाएंगे। ये है उनके इस बयान के असली मायने, असली अर्थ। जी, ये इस तरफ भी देख सकते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद को कहते हैं कि मैं ऐसा पहला राष्ट्रपति हूं। हर एक बातों में उनके कमोवेश हमें देखने को ये मिलता है कि मैं ही ऐसा राष्ट्रपति हूं जो ये कर सकता था, या मेरे कार्यकाल में ऐसा हो सकता था। तो उसी की तरफ शायद इस इशारे को समझ सकते हैं। बहुत अहम बात। जी बिल्कुल। अगली स्लाइड पर चलेंगे। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने उठाई है वो ये है कि मैं कहता हूं कि तुम इस्लामी गणराज्य को कभी हटा नहीं पाओगे। यानी आगे के लिए भी ये चीजें हैं, ये रहे ना रहे, लेकिन कभी की लाइन इसी तरफ इशारा करती है। बिल्कुल, इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत ताकतवर हथियार हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। इसी का तो अमेरिका दंभ भरता है और पूरी दुनिया में इस बात का लोहा माना भी जाता है। लेकिन उन्होंने एक बात अपने स्पीच में आज कही, अपने संबोधन में कही कि आपकी फौज एक ऐसा थप्पड़ खाएगी कि दोबारा उठ नहीं पाएगी। ये कितनी बड़ी बात है दिव्यांशु। ये सीधे तौर पर वो कह रहे हैं, इसके पीछे के इशारे समझिए कि ईरान में वो सलाहियत है, उसके पास वो ताकत है कि वो अमेरिकन ताकत से भिड़ने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि आपकी फौज को भी हम दबा सकते हैं, उसको मात दे सकते हैं, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन बातों को बहुत संजीदगी से और इनके अगर मतलब को हम समझे तो बहुत विस्तार में जा सकते हैं। ये वो बातें हैं जो आज इमाम खामनेई ने अपने इशारों में कह दी है 40वें के मौके पर, 40 दिन के मौके पर, जब से ये हिंसक प्रदर्शन ईरान में शुरू हुए। इस तरह भी समझ सकते हैं कि सोचिए, दो देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं, एक तरफ बातचीत भी चल रही है और दूसरी तरफ एक देश जिसे ऑलरेडी कुछ लोग कमजोर कहते हैं, पश्चिमी के देश ऑलरेडी बताते हैं कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है और इस संकेत के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन वही देश इस तरीके से हावी हो रहा है अपने सामने वाले पर, वो भी अपने आप में बहुत काबिल तारीफ भी कह सकते हैं। अगली स्लाइड की तरफ हम चलेंगे जिसमें ये एक अमेरिकी सीनेटर है जी। इनको हम कहते हैं कि ट्रंप जो बात डायरेक्ट नहीं कह पाते हैं वो इनके सहारे कहलवाया जाता है। इनका नाम बताइए। बिल्कुल, लिंडसे ग्रैहम इनका नाम है। ये तेल अवीव में है, पहुंचे हुए थे, वहां पर ये कहते हैं वॉर्स ऑफ द फ्यूचर आर बीइंग प्लान्ड हियर इन इसराइल। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो युद्ध की चीजें हैं वो यहां पर बनाई जा रही है, या तो ये इनका कहना है कि बनाई जा चुकी हैं। तो किस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ट्रंप का मैंने पहले बताया जब भारत पर टैरिफ लगाना था तो उससे पहले इन्होंने ही ये सारी चीजें बताई थी कि हम क्या करने वाले हैं। बाकायदा ट्रंप के साथ खेलते हुए भी ये देखे जाते हैं और इनको कई बार विवादों की दृष्टिकोण से भी देखा गया है। तो इस बयान को किस तरीके से हम ले सकते हैं? क्या इसराइल अब तैयार हो चुका है? इसराइल तैयार हो चुका होगा, अमेरिका भी तैयार होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ईरान उतावला हुआ जा रहा है, उतावला हुआ जा रहा है जंग के लिए। आओ जंग कर लो हमसे। उसकी वजह यह है कि ईरान को यह भरोसा मिल चुका है उसके ताकतवर दोस्तों से, जिनमें हो सकता है रूस हो, चीन हो, या और भी उसके जो दोस्त हैं जो पर्दे के पीछे उसके साथ हैं, उनकी तरफ से यह इशारा मिला है कि आपका मिसाइल प्रोडक्शन
जब जंग होगी तो बंद होने नहीं दिया जाएगा। आज की डेट में ईरान ने खुद ये बात बताई है, खुले तौर पर बताई है, बार बार बताई है कि हम पर डे प्रतिदिन 300 मिसाइलें बना रहे हैं। ठीक है, पर डे बना रहे हैं। और उसको उसके साथियों के तरफ से, देखिए अगर अमेरिका और उसकी लॉबी है तो इस तरफ भी तो ताकत है, तो ये भरोसा मिला है कि आपका ये प्रोडक्शन बंद नहीं होने दिया जाएगा। अब मान लीजिए जंग शुरू होती है, आज नहीं कल नहीं परसों, उस स्थिति में ईरान की मिसाइलें चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने कहा है बंद नहीं होने देंगे, बनना बंद नहीं होने देंगे। ऐसी स्थिति में ईरान के पास और उसने एक और बात कही थी, वो भी हमारे दर्शकों को याद होगा, ये उन्होंने डंके की चोट पे कही थी कि 2000 मिसाइलें एक बार में चलाने की क्षमता हमारे पास है। पर डे 3000 मिसाइल बनाने की और एक साथ 2000 मिसाइलें छोड़ने की। अब आप सोचिए, ये स्थिति अगर लगातार बनी रह जाए तो क्या अमेरिका का थार और क्या आयरन डोम और क्या डेविड स्लिंग और भी जो उनके सिस्टम से कितने भी एडवांस हो, कितना झेलेंगे, कितना झेलेंगे। 12 दिनों की जंग में हमें समझ में आ गया था। आज मीडिया सारा ईरान के अंदर में मौजूद है, आप देख रहे हैं सारा मीडिया दुनिया भर का ईरान पहुंचा हुआ है। वो दिखा रहा है इस्फहान, तो नतांज के वो दिखा रहे हैं, प्लांट दिखा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। क्यों आज इजराइल क्यों नहीं जा रहा है वो मीडिया? उसकी वजह यह है कि पता चल गया दुनिया को कि ताकत इधर है। जिसका दावा किया जाता था वो सब फ्लॉप हो गई, वो तो गुब्बारे की तरह फूट गई, फुस हो गई। यही वजह है कि ईरान को एक बड़ी श्योरिटी है कि उसकी मिसाइल, और ईरान की असली ताकत है उसका मिसाइल पावर। जब उसका बनना बंद नहीं होगा तो आप 2 साल तक लड़ लीजिए, हर दिन मिसाइल छूटेंगी। क्या यमन के अंसारुल्लाह ने, हूतियों ने गजा में जब तक इसराइल हमलावर रहा, प्रतिदिन उनकी मिसाइल नहीं छूटी थी? जिस दिन वहां सीजफायर हुआ तब बंद हुई। आप सोचिए, वो गिरे और न गिरे पर वो छूटती रही। वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर तक गई, वो इसराइल के बाजारों पर गिरी, इसराइल के एयर जो हवाई अड्डे हैं वहां पर गिरी। हमने देखा बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। तो ये तो ईरान है, उनकी मिसाइलों की ताकत तो दुनिया ने देखा है। तो ये वजह है कि अमेरिका आज भी जंग से बचता है और ईरान इस बार उतावला हुआ जाता है, क्योंकि उसके पास भरोसा है, ताकत है। और सबसे बड़ी बात, इमाम खामनेई साहब का ये कॉल कि मुझ जैसा तुझ जैसे से बैत नहीं करेगा, जो इमाम हुसैन की वो मिसाल दे रहे हैं। ठीक है, मिसाइल कॉस्ट भी इसमें बहुत ज्यादा अहम रोल निभाती है। ईरान की मिसाइल कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन इंटरसेप्टर जो इसराइल मारता है वो बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि बहुत कॉस्टली है। यही वजह है कि वो पीछे भी हट जाते हैं। आपकी बैटरियां हाथ छोड़ देती हैं, आपका खर्चा जो है आप उससे हलाकान हो जाते हैं। तो आप क्या कितना लड़ेंगे, कितना आप क्या आप लेकर आएंगे? उसकी भी तो एक लिमिट है। आप भी बनाएंगे लेकिन वो बहुत खर्चीला है। और यही वजह है कि बार बार अमेरिका, आपने देखा लंबे दिनों की जंग में, जब भी लंबी जंग होती है अमेरिका वो नहीं लड़ पाता है। चाहे यूक्रेन के साथ रही हो, चाहे यूक्रेन के साथ मिलकर रही हो जो अभी तक चल रही है, चाहे वो तालिबान के खिलाफ हो, 20 साल तक लड़े और उसके बाद आपको धीरे से वहां से किसी भी बहाने से निकलना पड़ा। और अगर वो ये जानते हैं, और इसलिए ईरान भी जानता है कि अगर वो जंग में खींच के लाएगा आपको और एक बार ले आया तो फिर जाने नहीं देगा। 8 साल लगातार जंग लड़ने का उसके पास अनुभव है। जो ईरान इराक जंग हुई थी उसमें भी यही अमेरिका पीछे था और यही अरब देश सारे के सारे पीछे थे सद्दाम हुसैन के। लेकिन हश्र क्या हुआ ये दुनिया ने देखा है। बिल्कुल, चलिए अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो युद्धाभ्यास के दौरान देखने को मिली। जंग के मुहाने पर खड़े हैं लेकिन मिसाइल छोड़ना बंद नहीं कर रहे। ये वो तस्वीरें देखिए, मिसाइल जो है वो छोड़कर बाकायदा युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि अगर जंग हुई तो अमेरिका के साथ किस तरीके की हमारी तैयारी है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती हैं। इसके अलावा हम आगे चलेंगे, ये देखिए किस तरीके से ये बाकायदा वो युद्धाभ्यास हो रहा है कि अगर उनके युद्धपोत बीच में रहेंगे तो हम कैसे मार सकते हैं, उस पर कैसे स्ट्राइक कर सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगली स्लाइड। चलिए, एक टेलीग्राम चैनल है मिडिल ईस्ट स्पेक्टर करके, वहां पे बहुत सारी जानकारियां जो है वहां पर आराम से इन चीजों की मिलती रहती है। तो उसमें बताया जा रहा है, आप हमारे दर्शकों के लिए एक एक वो बात निकाल कर लाते हैं जो ऑथेंटिक है। बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि हम और दिव्यांशु जब चर्चा करते हैं तो हवा में कर लिया। हमारे दर्शक इसको पसंद भी इसलिए करते हैं कि इसमें वो तमाम आप कोट करते हैं चीजों को कि कहां से आ रही, सोर्स आप बताते हैं। जी, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बाकी, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो बातचीत है वो चल रही है जिनेवा में। आज की बातचीत खत्म हो चुकी है। जो तमाम जो इनडायरेक्ट तरीके से जो बातचीत कर रहे थे लोग, वो अपने अपने जगहों पर रवाना हो चुके हैं। लेकिन आपने दिखाया भी कि जिनेवा से सब लौट रहे हैं। वो विजुअल भी आगे एक बार हम फिर से प्ले कर देंगे। लेकिन एक और चीज अंत में हिंदी में आप सुन सकते हैं
खामेनेई की वो पूरी स्पीच। अब यहां पर सीधे हम आपको बताते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ये एक तरीके से बड़ी खबर भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ समय के लिए ईरान बंद कर रहा है जी। और इसके साथ साथ अपने आप में ये अहम हो जाता है कि जैसे कि नेवी जो है वहां पर पेट्रोल कर सकती है, यानी वो एक्सरसाइज एक बार फिर से करेगी जी। तो इसको किस तरीके से हम खास ये, लेकिन आपने हमारे दर्शकों को बड़ी बात बताई। लगातार हमने ये देखा कि उन्होंने वहां पर युद्धाभ्यास किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, और कल तक वो युद्धाभ्यास भी करते रहे, लेकिन आप आज बता रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि उसने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी आबनाए हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। किस वजह से किया है? केवल ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, नवल एक्सरसाइज इनका चल रहा है। इन्होंने कहा है कि एक बार फिर से हम पेट्रोल जो उनके तमाम उपकरण है उनको चेक करेंगे वो, लेकिन बंद करने वाली चीज अपने आप में बहुत खास हो जाती है। इसमें जो है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दिव्यांशु, उसके आसपास जो ईरान के कंट्रोल में है 7 जजीरे हैं, मतलब 7 आइलैंड हैं, 7 द्वीप हैं, और इन 7 द्वीप पर ईरान ने पूरी मिलिट्री लगा दी है। तमाम साजो सामान रख दिया गया है। उसकी तस्वीरें और वीडियोस भी जारी हुए ईरान समर्थित वेबसाइट्स के जरिए, जिसमें कि दिखाया गया है कि हर आक्रमण को, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को या आबनाए हॉर्मुज को सबसे पहले अमेरिका आजाद करवाने की कोशिश करेगा, छुड़वाने की कोशिश करेगा अगर जंग होती है तो। ये रास्ता अमेरिका ने भरोसा दिया है अरब मुल्कों को। अरब मुल्कों की फिक्र क्या थी? वो कहते हैं ईरान को तुम मारो, हमें परवाह नहीं है, लेकिन देखो भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होना चाहिए। वो हमारी बहुत बहुत कमजोर नस है, सारा तेल हमारा वहां से जाता है, हमारा व्यापार ठप नहीं होना चाहिए। फिर उसके हमें बचाओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद मत होने दो। अमेरिका ने कहा आप बेफिक्र रहिए, हम इतना बड़ा हमला करेंगे, इतना खतरनाक हमला करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तक नहीं जा पाएगा। इसलिए 2 दिनों से हम देख रहे हैं, और आपने बताया आज तो बंद ही कर दिया, 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि 7 के 7 जजीरों पर उसने अपनी फौज लगा दी है और तगड़ा बंदोबस्त कर दिया। जी, यानी जो पूरी प्लानिंग चल रही है वो किसी बड़े वॉर की तरफ इशारा कर रही है। अब दिखाएंगे हम आपको मिडिल ईस्ट में आखिर क्या क्या अमेरिका ने तैनात कर रखे हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन एक बार आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए इसमें जो एयर सुपेरियरिटी है इनकी, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं, वो 30 F-35 में लाइटनिंग सेकेंड है, इसके अलावा 12 F-35C है लाइटनिंग सेकेंड, 24 F-15E है स्ट्राइक ईगल जिनको कहते हैं वो, इसके अलावा 36 F-18F हैं, इसके अलावा देखिए 12 A-10C थंडरबोल्ट को भी इन्होंने लगा रखा है। अवॉक्स हैं जो बाकायदा ये बताएंगे उनकी मिलिट्री को, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को कि आगे क्या क्या मौसम में किन तरीके से वो मार कर सकते हैं। बहुत अहम हो जाता है ये जो पूरी जानकारी देता है। इसके अलावा देखिए ट्रांसपोर्ट के उन्होंने 12 MH-16R लगा रखे हैं, 2 CMB-22B हैं, इसके अलावा इधर भी देख सकते हैं आप 12 A-10C थंडरबोल्ट हैं, 3 MQC हैं। मतलब ये सारी चीजें उन्होंने मिडिल ईस्ट में तैनात कर दी है जो इशारा कर रही है। और एक और खबर हम आपको दें कि करीब 48 की संख्या में और फाइटर जेट जो यूरोप के एयरबेस में तैनात हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी खबर अब से कुछ समय पहले अब दिव्यांशु, हमारे जो दर्शक जो हमें लगातार देखते हैं वो ये सवाल उठा सकते हैं, और कई बार वो कहते भी हैं कि भाई जब बात चल रही है, इतनी अच्छी बात चल रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि बातचीत करते हैं और बातचीत अभी हो रही है, तो आप लोग ये बातें क्यों बताते हो? आप तो ऐसे बताते हो जैसे आप ही जंग कराने के लिए उतावले हुए जाते हो। तो देखिए इसकी बड़ी वजह आप समझिए। बात चल रही जिनेवा में, दूसरे दौर की बात हुई, सब लोग खुशी खुशी लौट रहे हैं, इसका मतलब बात अच्छी हुई होगी। फिर हम इतनी हथियारों और इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो जो चीज जंग से हासिल नहीं कर पाया पिछले 47 सालों में ईरान से, वो उसे टेबल पर लाकर हासिल कर। ठीक है, अमेरिका चाहता है कि ईरान टेबल पर आकर मान जाए कि वो यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा इतनी तय सीमा तक। अमेरिका चाहता है कि ईरान टेबल पर आकर मान जाए कि वो मिसाइलों का प्रोडक्शन बंद कर देगा। ईरान टेबल पर आकर ये मान जाए कि वो अपने जो प्रॉक्सीज हैं, अपने जो हिमायती संगठन है, रेजिस्टेंस है, उनको हिमायत देना बंद कर दे, सपोर्ट करना बंद कर दे, नैतिक सपोर्ट बंद कर दे। एक बात आप सभी ध्यान से सुन लीजिए कि ईरान टेबल पर एक भी चीज के लिए राजी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका युद्ध के स्तर पर करके तो ताकत से तो वो नहीं हासिल कर पाया। अब ये पूरी कोशिश है कि टेबल पर लाकर करा लिया जाए। अब विकल्प क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ जंग, युद्ध, और वो 100% होकर रहेगा। यही वजह है कि दोनों पक्ष इसी को लेकर, इसी को मानकर चलते हुए अपनी तैयारी अंजाम दे रहे हैं। जो अभी आपने दिखाया अमेरिकन हथियार किस किस तरह से डिप्लॉय हो रहे हैं, और ईरान की ताकत जो लगातार दिखा रहा है, जो आपने अभी आबनाए हॉर्मुज पर दिखाई। तो दोनों तैयार हैं और जंग आज नहीं तो कल होकर रहेगी। इसके अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता है। ठीक है, एक बार हम वो तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं, वो विजुअल दिखा देते हैं। जब बातचीत के बाद
जो तमाम लोग थे वहां के, एक तरीके से कह सकते हैं जो बातचीत के टेबल पर बैठे हुए हैं, वो लोग निकल रहे हैं। ये तस्वीरें ईरान से हैं, ये तस्वीरें माफ कीजिएगा जेनेवा से हैं, जहां पर ये अप्रत्यक्ष तौर पर बातचीत चल रही है। वहां पर बाकायदा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी पहुंचे हुए हैं, जो लगातार इस बात की तरफ संकेत भी देते रहे। हमने पिछले बयान भी उनके देखे कि जिस तरीके से अमेरिका अपनी डिमांड कर रहा है, अगर वो चाहता है तो आकर जंग ही लड़ लो, हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन बातचीत होगी तो आपकी शर्तों पर नहीं होगी, हम भी उसमें शामिल हैं, तो हमारी शर्तें तो आपको माननी पड़ेगी। तो अब जल्दी जल्दी से बस एक चीज पर और डिस्कस करना चाहेंगे कि जिस तरीके से खामेनेई की तरफ से इशारा किया जा रहा है, क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो जंग है वो बहुत जल्द हो सकती है? बिल्कुल, बहुत जल्द हो सकती है। ये बातचीत जिस दिन भी ब्रेक हुई उसके बाद दोनों के पास बहाना होगा, अमेरिका के पास भी होगा कि देखिए हमने तो इनको बातचीत की पूरी कोशिश की, लेकिन अब हमारा हक है कि हम मारे, और ईरान इसके लिए तैयार है। वो तो चाहता ही है कि आ जाओ, इस बार हो ही जाए, क्योंकि वो लाना चाह रहा है खींचकर, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो खींचकर लाना चाहता है अमेरिका को इस बार जंग में। स्थिति पहले जैसी नहीं है, वो उसे फंसा देगा जंग में, और अमेरिका इस बात को जानता है, इसलिए बहुत बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सभी जानते हैं, और मुझे लगता है सारे लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं जो इसका डीप एनालिसिस करते हैं, कि ये दोनों ही पक्ष इस चीज से बच नहीं पाएंगे, वो तो होकर रहेगी, और वो है सिर्फ और सिर्फ जंग। और उसको दिव्यांशु आप ऐसे समझिए कि पिछली बार जब बातचीत चल रही थी जून 2025 में, तब भी क्या शुरू हुई थी? जंग। अमेरिका ने उस बातचीत के बीच में हमला किया था, इजराइल ने पहले हमला किया था, बाद में उसकी मदद के लिए अमेरिका आया और उसने भी मारा, तो वो भी तो बातचीत ही चल रही थी। तो इसीलिए बातचीत का कोई भरोसा नहीं रहता है। ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई साफ साफ कई बार कह चुके हैं कि हमें अमेरिका पर यकीन है ही नहीं। वो तो डंके की चोट पे बोलते हैं, सार्वजनिक है उनके बयान, आप सुन सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनकी बात हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है ईरान को अमेरिका पर यकीन ही नहीं है, इस्लामिक रेवोल्यूशन को अमेरिका पर कोई भरोसा ही नहीं है, और ना ही हम उनसे बहुत कोई नेगोशिएशन कर सकते हैं, कोई समझौता कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने साफ कह दिया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं करता। इमाम हुसैन का हवाला दे दिया, उनकी मिसाल दे दी, करबला का जिक्र कर दिया, और ये बता दिया कि हम अपना काम करते रहेंगे, और हमें पता है कि हमें अपनी आइडियोलॉजी को किस तरह से लेकर जाना है और क्या निर्णय लेने हैं। इसलिए बातचीत के बीच में भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थी हमारी बातचीत, और मुझे लगता है दर्शक इससे कितना मुतमईन हुए, इससे हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएंगे। दिव्यांशु ने जिस तरह से जो खबरें हम तक लेकर आई और समझाया बहुत तफसील से, उससे आप कितना प्रभावित हुए ये भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। दिव्यांशु, आपका शुक्रिया दीन दुनिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलते चलते एक बार फिर से बोल दीजिए हमारे दर्शकों को कि इसके बाद आप क्या देखने जा रहे हैं। बिल्कुल, हिंदी में सुनिए पूरी स्पीच खामेनेई की तरफ से, क्या कुछ कहा गया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर या अमेरिका को लेकर। तो आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खूनहाई ریخته شد खूनहाई بر زمین ریخته شد वे सोचते हैं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना भी कभी-कभी ऐसा प्रहार झेल सकती है जिससे वह उबर न सके। वे कहते हैं कि हमने ईरान की ओर एक जहाज भेजा है। जहाज एक खतरनाक मशीन है, लेकिन जहाज से भी अधिक खतरनाक वह हथियार है जो उसे समुद्र की गहराइयों में डुबो सकता है। अजल मोहलतशुन नदाद به درک واصل شدن و سر کارشون با خداست. با اونا کاری نداره. لکن یه عده دیگه بودن که نه. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने एक हालिया भाषण में कहा कि 47 वर्षों से अमेरिका इस्लामी गणराज्य को समाप्त नहीं कर सका है। उन्होंने अपने ही लोगों से शिकायत की कि अमेरिका 47 वर्षों में इस्लामी गणराज्य को हटा नहीं पाया। سلامت نظام چه نیروهای انتظامی، چه نیروهای بسیجی و سپاهی و چه کسانی که در کنار اینها حرکت میکنن. ये एक अच्छा स्वीकारोक्ति है। मैं कहता हूं कि तुम इस्लामी गणराज्य को हटा नहीं पाओगे। जो रक्त बहाया गया, जो रक्त युद्ध भूमि में बहाया गया, हम पीड़ा में है। हाँ, हम पीड़ा में है। इस रक्तपात के बीच कुछ ऐसे भी थे जो भ्रष्ट और उपद्रवी थे। कुछ ऐसे थे जो जल्दबाजी में बहक गए, भटक गए।
افرادی که مواجه با او هستند از بین نمیرن. مردم بیگناه تو خیابان داره راه میره طرف محل کسبش، به محل خانه، طرف خانهش. उनका असली हिसाब अल्लाह के साथ है, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो जल्दबाजी में बहक गए। मैं मृतकों और बचे हुए लोगों को 3 समूहों में विभाजित करता हूँ। این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است و اینا شهیدن. دسته دوم هم شهیدن. دسته سوم اون کسانی هستن که فریب خوردن. पहला समूह शासन की सुरक्षा और रक्षा बलों का था। दूसरा समूह सुरक्षा बलों, सैन्य, पुलिस और उनके साथ काम करने वालों का था। वे शहीद हुए। ये हमारे सर्वोत्तम शहीदों में से हैं। कुछ नेता होते हैं, जब कोई उपद्रवी शहर में फितना भड़काता है तो केवल उसके विरोधी ही नहीं मरते, आम लोग भी निर्दोष होते हैं। कुछ ऐसे भी थे जो शहीद हुए। वे भी शहीद हैं क्योंकि वे दुश्मन के फितने में शहीद हुए। بچه ما رو حلال کن. تو زندان هم نبودن، آزاد بودن. तीसरे समूह में कुछ लोग ऐसे थे जो धोखे में आ गए। उन्हें पैसे दिए गए। वे अनुभवहीन थे। वे उपद्रवियों के साथ थे। मैं कहना चाहता हूं कि वे भी हमारे ही हैं। वे हमारे बच्चे हैं। उनमें से कुछ ने पछतावा किया। कुछ ने मुझे पत्र लिखे, कहा कि उस दिन वे सड़कों पर आ गए थे और उनसे भूल हुई, हमें माफ किया जाए। वे जेल में नहीं थे, वे आजाद थे और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। जिन्होंने उनके हाथों जान गंवाई उन्हें भी शहीद माना गया। کسانی که از دشمن پول گرفتن، اسلحه گرفتن، به غیر اونها بقیه چه عناصر हमारा शहीदों का दायरा व्यापक है, सिवाय उन लोगों के जो फितने में शामिल थे और जिन्होंने दुश्मन से धन लिया। बाकी जो भी रक्षा, सुरक्षा या यहाँ तक कि उपद्रवियों के साथ खड़े हुए, वे हमारे ही बच्चे हैं। हम अल्लाह से उनके लिए रहमत और माफी की दुआ करते हैं। उनसे भूल हुई, इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी भूलों को माफ करे। این حرفایی هم که رئیس جمهور آمریکا میزنه कि मैं उन्हें इशारा ख़वाम किया। अमेरिका का राष्ट्रपति जो कुछ कहता है, कभी धमकी देता है, कभी आदेश की तरह कहता है कि यह होना चाहिए और वह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वे ईरानी राष्ट्र पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। ईरानी राष्ट्र अपनी इस्लामी और शिया विचारधारा को भली भांति जानता है। उसे मालूम है कि उसका कर्तव्य क्या है। इमाम हुसैन ने फरमाया था, मेरे जैसा व्यक्ति यजीद जैसे व्यक्ति की बैत नहीं करता। आज ईरानी राष्ट्र भी यही कहता है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारी नैतिक शिक्षाएं हमें यह अनुमति नहीं देती कि हम अमेरिका में सत्ता पर बैठे भ्रष्ट और दुष्ट तत्वों के सामने सिर झुका दें। वे कहते हैं कि आओ तुम्हारे परमाणु संवर्धन के मुद्दे पर बातचीत करें और बातचीत का नतीजा यह होना चाहिए कि तुम संवर्धन बंद कर दो। यदि कोई बातचीत होनी भी है, हालांकि सच तो ये है कि बातचीत की कोई वास्तविक गुंजाइश नहीं है, तो पहले से ही उसके नतीजे तय कर देना एक गलत और मूर्खतापूर्ण रवैया है। वे कहते हैं, आओ इस विषय पर चर्चा करें और समझौते तक पहुंचे, लेकिन पहले ही क्यों ये तय कर लेते हो कि नतीजा क्या होगा? यह जिद कि हमें हर हाल में इसी समझौते तक पहुंचना ही होगा, यह नादानी है।
यह नादानी अमेरिका के राष्ट्रपति, कुछ सीनेटरों और वहां की सत्ता में बैठे अन्य लोगों द्वारा की जा रही है। رئیس